जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, फिर आगे और भी इसमें बजट से संबंधित बातें हैं उस पर अध्ययन करेंगे। तो बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। फिर से, बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202, 112 का अपोजिट 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। तो केंद्र में है 112 में और राज्य में है 202 में। सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। तो सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है, क्योंकि राजकोषीय नीति में सरकार की सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण इत्यादि से संबंधित नीतियों के बारे में बात की जाती है। सब्सिडी को बढ़ाना घटाना, करारोपण को बढ़ाना घटाना। तो बजट जो नीति होती है, बजटीय नीति, वो राजकोषीय नीति का ही हिस्सा होती है। राजकोषीय नीति का एक घटक बजट होता है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है, तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय प्रकट किए जाते हैं। तो सरकार का जो व्यय के रूप में दिखाया जाता है, उपभोग व्यय, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और हस्तांतरण भुगतान, यानी कि जो टैक्स, मतलब जो लोन लिया है, चाहे स्वदेशी ऋण लिया हो चाहे विदेशी ऋण लिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट पे करेगी सरकार, तो वो भी व्यय है। उन सबको जोड़ा जाता है। उन्नीस सौ 20-21 के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। 1920-21 के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। रेल बजट अलग आता था, आम बजट अलग आता था। ये सिफारिश की थी विलियम एकवर्थ ने, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, और 1924 में इस सिफारिश को माना गया था। बजट 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया। तो 1924 में पहली बार रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया गया था एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर।
वही चीज़ 2017-18 के बजट में रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया, समाहित कर दिया गया। इसके अलावा 1986-87 तक जो प्राप्तियां थीं, जो व्यय थे, एक होता था नीतिगत व्यय, एक होता था योजनागत व्यय, एक होता था गैर योजनागत व्यय। यही योजनागत व्यय बाद में कहलाया विकासात्मक व्यय और यही बाद में कहलाया पूंजीगत व्यय। 1986-87 के पहले व्यय में एक होता था गैर योजनागत व्यय, उसी को बाद में कहा गया गैर विकासात्मक व्यय और उसको 2017-18 में कहा गया राजस्व व्यय। उल्लेखनीय है कि 2017-18 के बजट के पहले तक रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017-18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव करके 1 फरवरी कर दिया गया। इससे पूर्व 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, तो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा बजट। देश में पहली बार पेपरलेस बजट के रूप में 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया। 2021-22 का बजट पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट में 3 लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान, चालू वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय। बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय, सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है। बजट निर्माण की प्रक्रिया, बजट मेकिंग प्रोसीजर। बजट निर्माण प्रक्रिया वित्त मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों, नीति आयोग तथा शासकीय व्यय से जुड़े अन्य पक्षकारों के साथ विचार विमर्श से शुरू होती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीज़न बजट बनाने से जुड़ी नोडल इकाई है। तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का बजट डिवीज़न बजट बनाने से जुड़ी नोडल इकाई है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर माह में बजट डिवीज़न सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं, विभागों और सुरक्षा बलों को एक सर्कुलर जारी करता है। पूरे वित्त वर्ष में होने वाले कुल व्यय का आकलन करने के इस सर्कुलर के जरिए सबकी मांगों को प्राप्त किया जाता है। तो सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर माह में बजट डिवीज़न सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं, विभागों और सुरक्षा बलों को एक सर्कुलर जारी करता है। पूरे वित्त वर्ष में होने वाले कुल व्यय का आकलन करने के इस सर्कुलर के जरिए सबकी मांगों को प्राप्त किया जाता है। सबकी मांगें प्राप्त हो जाने के उपरांत वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मंत्रालयों एवं विभागों के साथ गहन विचार विमर्श करता है। इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तथा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसानों, व्यापारियों, उद्योगों से जुड़े लोगों, बुद्धिजीवियों से उनकी राय लेता है। शुरुआती विचार विमर्शों के खत्म हो जाने के उपरांत वित्त मंत्री कर प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट का आखिरी मसौदा तय करने से पहले विभिन्न प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री की भी राय ली जाती है। सरकार बजट पेश करने के लिए एक तारीख तय करती है
लोक सभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल इस तारीख को बजट पेश किए जाने की राष्ट्रपति से अनुमति मांगते हैं। व्यय विधि के लिए सरकार राष्ट्रपति को बजट सारांश भेजकर उनकी अनुमति प्राप्त करती है। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है, तो वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। बजट भाषण के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में आर्थिक सर्वेक्षण और नीतिगत घोषणाओं का ऐलान होता है तथा दूसरे हिस्से में टैक्स से जुड़ी घोषणाएं होती हैं। फिर बजट विधायी प्रक्रिया क्या है? बजट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। शंकर आचार्य समिति शंकर आचार्य समिति 6 जुलाई 2016 को पूर्व आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका कार्य मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल मार्च की जगह नए वित्त वर्ष की व्यावहारिकता की जांच करना था। समिति ने दिसंबर में रिपोर्ट सौंपते हुए वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश की। समिति ने केंद्र व राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के सटीक आकलन की दृष्टि से वित्त वर्ष की उपयुक्तता, विभिन्न कृषि फसलों के अंतराल, कार्यकारी सत्र यानी वर्किंग सेशन और कारोबार पर इसके प्रभावों के बारे में विचार विमर्श किया। समिति ने फसल, सरकारी कामकाज, टैक्स व्यवस्था और डाटा संग्रहण करने के लिए बदलाव की सिफारिश की है। बजट में व्यय का वर्गीकरण। एक भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और एक भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, ये दो प्रकार के व्यय होते हैं। मतलब व्यय का वर्गीकरण इन दो आधार पर होता है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय कौन कौन से हैं। इसके संबंध में सदन में केवल इन दोनों में अंतर क्या है? भारित व्यय होता है, इसके संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, मतदान नहीं होता है। और किए जाने वाले व्यय में सदन में चर्चा भी की जा सकती है एवं इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना जरूरी है। और भारित व्यय संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन व भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। नोट: भारित व्यय ये ऐसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित होते हैं अथवा भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, इमोल्यूमेंट्स, वेतन एवं भत्ते संबंधित व्यय। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय, कैग, यूपीएससी के कार्यालयों आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे, भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, वेतन नहीं, वेतन छोड़ के खाली पेंशन जो है उच्च न्यायालय का, ये भारित व्यय में आता है। बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या है? संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है। यह 6 चरण से होकर गुजरती है। पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान,
विनियोग विधेयक का पारित होना, और लास्ट में वित्त विधेयक का पारित होना। सर्वप्रथम लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होती है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाली 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना ज़रूरी होता है। इसी संदर्भ में लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीनों के लिए एक विधेयक पारित करती है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चों के अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। इसी को लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। लेखानुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3-4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाती हैं। इसी समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करती हैं एवं रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती है और मतदान सिर्फ भारित व्ययों से अलग मांगों पर होता है। सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव, कट मोशन लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की मांग की नीति के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। तो यह है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरा, आर्थिक या मित व्ययता कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। फिर सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यह केवल असहमति प्रदर्शन तरीका होता है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांगों को पारित करती है, उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष के संबंध में बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए वार्षिक वित्त विधेयक पेश किया जाता है। सामान्यतः यदि सारे कर वैसे ही चल रहे हों जैसे कि पहले था, तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः इसमें कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन किए जाते हैं, जो कि विनियोग विधेयक में नहीं किए जा सकते हैं। इस विधेयक से बजट के आय संबंधी पक्ष को संसद की मान्यता मिलती है एवं सरकारी नीतियां लागू की जाती हैं। बजट का संरचना क्या होता है? तो केंद्रीय बजट जैसे हैं तो इसके 2 भाग होते हैं। केंद्रीय बजट के 2 भाग होते हैं, एक राजस्व बजट, एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में शामिल होता है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, नीचे होगा राजस्व व्यय। और पूंजीगत बजट में शामिल होता है पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं। कर राजस्व प्राप्तियां प्रत्यक्ष कर से, जैसे कि आय कर, निगम कर, और अप्रत्यक्ष कर से, जैसे कि उत्पाद कर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। तो कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से, और गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभांश तथा लाभ, ब्याज प्राप्तियां, शुल्क, अर्थदंड आदि, करेंसी छपाई, टकसाल से प्राप्त आय, अन्य विविध स्रोतों से प्राप्त आय। और राजस्व व्यय से कहाँ कहाँ होता है? तो ब्याज भुगतान में, तो ब्याज भुगतान राजस्व व्यय है। सब्सिडी में, रक्षा व्यय, राज्यों को अनुदान, सामान्य सेवाएं जैसे पुलिस, प्रशासन इत्यादि पर व्यय होता है, तो ये राजस्व व्यय है। और पूंजीगत प्राप्तियां
होती हैं आंतरिक बाजार उधारी से। तो उधारी जो ली जाती है वो पूंजीगत प्राप्ति है। और विदेशी ऋण एवं सहायता, ये भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ऋण वसूली, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारे पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब पूंजीगत व्यय क्या है? तो निवेश करना, ऋण भुगतान करना और ऋण वितरण करना, ये सारे पूंजीगत व्यय हैं। कुल सार्वजनिक आय, टोटल पब्लिक इनकम। सरकार की कुल प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है। सरकार की कुल प्राप्तियों का दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है, एक राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और एक पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट्स। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, न ही परिसंपत्तियों में गिरावट होती है, अर्थात राजस्व प्राप्तियां नियमित और आवर्ती प्रकृति की होती हैं, जिन्हें सरकार सामान्य गतिविधियों के दौरान प्राप्त करती हैं। इसके तहत निम्नलिखित दो प्रकार की प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, कर राजस्व प्राप्तियां और गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार द्वारा आरोपित करों एवं अन्य शुल्कों से प्राप्त प्राप्तियों के कुल योग को कर राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर से मिलने वाली राशियां शामिल की जाती हैं। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, पूंजीगत लाभ कर, ब्याज कर, अनुषंगी लाभ कर, एफबीटी, प्रतिभूति लेन देन कर आदि। अप्रत्यक्ष कर में उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, मूल्य संवर्धन कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, बिक्री कर आदि। फिर गैर कर राजस्व प्राप्तियां, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। कर के अतिरिक्त अन्य सभी स्रोतों से सरकार द्वारा प्राप्त की गई धनराशि इसके अंतर्गत आती है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश, सरकार को आंतरिक एवं बाह्य ऋणों से प्राप्त होने वाला ब्याज, शुल्क एवं जुर्माने से होने वाली प्राप्तियां, वित्तीय सेवाओं से आय जैसे मुद्रा को छापने एवं डाक टिकट को छापने, सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान इत्यादि शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपत्तियों के विक्रय का फल हों, अर्थात इन प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं या फिर जिनके कारण सरकार की देयताओं, लाइबिलिटीज़ में वृद्धि होती है। पूंजीगत प्राप्तियां गैर नियमित तथा गैर आवर्ती प्रकृति की होती हैं। इसके तहत निम्नलिखित प्रकार की मदें आती हैं, जैसे विनिवेश, ऋण वसूली, आंतरिक बाजार उधारी, विदेशी ऋण एवं सहायता, भविष्य निधि जमा, पेंशन फंड जमा, अल्प बचत जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक एवं बाह्य ऋण। फिर कुल सार्वजनिक व्यय, टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक प्राधिकरणों यथा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। भारत में 1986-87 तक कुल सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक व्यय एवं गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटा जाता था, परंतु 1987-88 से कुल सार्वजनिक व्यय को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा रहा है, योजनागत व्यय या आयोजन व्यय और गैर योजनागत व्यय या आयोजन भिन्न व्यय।
तो 1986-87 पहले विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय कहा जाता था। 1986-87 के बाद योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय कहा जाता है। नोट, वर्तमान में यह वर्गीकरण समाप्त हो गया है। वर्तमान में है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये। लेकिन फिर भी 1986, 87, 88 के बाद से जो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय आया था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजना आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजनाओं एवं अन्य परियोजना बनाकर खर्च किया जाता है, योजनागत व्यय कहलाता है। सामान्यतया सरकारें अपने कल्याणकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास इत्यादि। इसमें राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं। योजनागत व्यय के बढ़ते हुए आकार के लिए योजना आयोग, अब नीति आयोग, उत्तरदायी होता है। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता भी शामिल होती है। फिर गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजना आयोग, अब नीति आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजनाओं या अन्य परियोजना बनाकर खर्च नहीं किया जाता, गैर योजनागत व्यय कहलाता है। योजना व्यय की भांति गैर योजनागत व्यय में भी राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्ययों को शामिल किया जाता है। गैर योजनागत व्यय के बढ़ते हुए आकार के लिए वित्त मंत्रालय एवं वित्त आयोग उत्तरदायी होते हैं। ब्याज अदायगी, सब्सिडी, रक्षा व्यय, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पूरी की गई परियोजनाओं को जारी रखने पर व्यय, वेतन तथा पेंशन इत्यादि गैर योजनागत व्यय के घटक हैं। केंद्रीय बजट 2016-17 में वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को खत्म करने का फैसला लिया गया और इसके स्थान पर सरकार द्वारा राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के वर्गीकरण का उपयोग किया जाने लगा। पूर्व में कुल सरकारी व्यय का अर्थ था योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। वर्तमान में कुल सरकारी व्यय का अर्थ है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का योग। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और न ही देयताओं में कमी आए। राजस्व व्यय आवर्ती प्रकार के होते हैं, यानी हर साल आते हैं, जो साल दर साल होते हैं। उदाहरणार्थ ब्याज अदायगी, सब्सिडी, राज्यों का अनुदान, सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति इत्यादि। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए, पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार के व्यय होते हैं। इस प्रकार के व्यय से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद होती है। पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित मदें शामिल हैं। एक निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीनों और उपकरणों पर व्यय इत्यादि। बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट।
तो एक होता है जेंडर बजटिंग, एक समान मद बजट, शून्य आधार बजटिंग, आउटकम बजट, निष्पादन बजट। तो 5 प्रकार के बजट हैं बजट के प्रकार में। जेंडर बजटिंग, एक समान मद बजट, शून्य आधार बजटिंग, आउटकम बजट, निष्पादन बजट। तो पहले लिखा हुआ है एक समान मद बजट, क्या होता है? द लाइन आइटम बजट। फिर आगे बताया है निष्पादन बजट, आउटकम परिणाम बजट, आउटकम बजट। फिर शून्य आधार बजटिंग, फिर है जेंडर बजटिंग। तो ये सारे जेंडर के इसके बजट के प्रकार क्या हैं इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।